हेलो दोस्तों, जीएस वाणी की सामान्य हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्तनी एवं नियम। वर्ण, शब्द, वाक्य हिंदी सहित अनेक भाषाओं के तो प्रमुख सोपान होते ही हैं, मगर वर्तनी को इनसे किसी भी रूप में कमतर नहीं आंका जा सकता है। वर्तनी वस्तुतः लेखन एवं उसके पठन उच्चारण के शुद्ध रूप को कहते हैं। अक्षरी और हिज्जे स्पेलिंग इसके अन्य नाम हैं। शब्दों के शुद्ध रूप में लेखन एवं इनके उच्चारण में वर्तनी की महती भूमिका के कारण इसकी एक रूपता स्थिरीकरण अनिवार्य होता है। एक समर्थ वर्तनी की यह विशेषता होती है कि वह अपनी भाषा ध्वनियों के साथ ही अनेक भाषाओं की ध्वनियों की ग्रहण शक्ति व क्षमता अधिकाधिक रखे। वस्तुतः वर्तनी भाषाई ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण से सीधे तौर पर संबंधित होती है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण सन 1962 में हुआ। इसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के वर्तनी विभाग ने काफ़ी चिंतन मनन के पश्चात हिंदी वर्तनी के मानकीकरण शीर्षक के तहत महत्वपूर्ण एवं बहुपयोगी निर्णय को ठोस रूप देकर हिंदी भाषा की इस आधारभूत विभिन्नता को व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया। ऐसे बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण नियमों का क्रमवार विवरण निम्नवत है। सर्वनामों को छोड़कर सभी प्रसंगों में हिंदी के विभक्ति चिन्ह शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे अजय ने कहा, राम को पेन चाहिए, कृष्ण की बांसुरी खो गई आदि। सार्वनामिक व्यवस्था रूप यह रहा: मैंने, मुझे, मुझसे, आपने, आपको, तुमने, तुमसे, तुमको, उसे, उसने, उसके, उसको, हमें, हमने, किस घर पर आदि। सार्वनामिक अपवाद: यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आए तो पहले को सर्वनाम के साथ मिलाकर एवं दूसरे को अलग से लिखा जाता है। जैसे आपके लिए, इनमें से आदि। यदि सर्वनाम और उस विभक्ति के मध्य तक आदि अवयव आए तो विभक्ति को अलग से लिखा जाता है। जैसे आप ही के लिए, तुम तक को आदि। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं। जैसे आ सकता है, जाना चाहता है, पढ़ा करता है आदि। तक, साथ आदि अवयव शब्द से अलग लिखे जाते हैं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक आदि। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे आकर, खाकर, जाकर, पीकर, मिलाकर आदि। द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाए जाएं। जैसे माता पिता, राजा रानी, माँ बेटा आदि। सा, जैसा आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे, आम सा खट्टा आदि। तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम संदेह होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, यहाँ भूतत्व भिन्न अर्थ को दर्शाता है। य और व श्रुति वाले रूपों को त्याग कर उनके स्थान पर सीधे स्वर वाले रूप लिखे जाएं। जैसे आया, आए, किया, किए, जिया, जिए, लिया, लिए, गया, गए, हुआ, हुए आदि। यह नियम क्रिया के साथ विशेषण और अव्यय आदि के रूपों में भी लागू है। उदाहरण के लिए नए, नई, चाहिए, इसलिए की जगह क्रमशः नए, नई, चाहिए, इसलिए का प्रयोग उचित होगा। जहाँ य श्रुतिमूलक रूप की जगह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ य का रूप नहीं बदलता। जैसे स्थायी, अव्ययी, भाव, दायित्व, रुपये, पहिए आदि। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाता है, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है उनमें हलंत नहीं लगाया जाता। जैसे महान, विद्वान, जगत आदि।
मगर इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि संधि या छंद समझाने की स्थिति में हलंत का प्रयोग किया जाए, जैसे जगत प्लस नाथ। यदि वर्ण के वर्गों का वर्ग, च वर्ग आदि के पंचमाक्षर के पश्चात उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में कोई वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंत, गंगा, चंचल, नंदन आदि। नहीं, मैं, में, हैं आदि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद बिंदु प्रयोग किया जाए, अन्यथा हंस और अंगना में अर्थ भेद स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी असली विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किया जाए, जैसे कागज, काज, कमीज, जरूर, जमीन, बाजार, मंजिल, दरवाजा आदि। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था दी गई है कि जहां इन विदेशी शब्दों का शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो, वहाँ इनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते अवश्य लगाए जाएं, ताकि इनका मौलिक रूप विदेशीपन स्पष्ट रहे, जैसे खाना, खा में नुक्ता लगा है, राज, जा में नुक्ता है, नाज, जा में नुक्ता लगा है आदि। बिना नुक्ते के इन शब्दों के हिंदी में भिन्न अर्थ हो जाते हैं। अरबी फारसी के इन शब्दों का हिंदी में दोनों रूप मान्य किए गए हैं, जैसे गर्दन, गर्दन, सर्दी, सर्दी, बिल्कुल, बिल्कुल, कुर्सी, कुर्सी, बर्फ, बर्फ, बर्दाश्त, बर्दाश्त आदि। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर चंद्र, अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, हॉस्पिटल आदि। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे दुख, शांत, सुखाय आदि। इसके विपरीत यदि ऐसे शब्दों के तद्भव में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो अनावश्यक रूप से विसर्ग न लगाएं, जैसे सुख, दुख आदि। हिंदी में अय और औ का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ हैं और तथा दूसरे प्रकार में गवैया, कौवा आदि। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने हेतु इन्हीं चिन्हों अय और औ का प्रयोग किया जाए, न कि गवैया, कौवा आदि। ये बिल्कुल अमान्य होंगे। हिंदी की विभिन्न बोलियों में संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता में भारी अभाव के कारणवश इन शब्दों के निम्नांकित मानक रूप निर्धारित कर दिए गए हैं। इनके मानक रूप आप नीचे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तनी अशुद्धियां एवं निवारण। लिपि और वर्तनी का संबंध बहुत ही सुदृढ़ है। लिपि जहाँ वर्तनी को आधार अस्तित्व प्रदान करती है, वहीं वर्तनी भाषागत लिपि की महत्ता, उद्देश्य एवं औचित्य में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। इस कारण वर्तनी की महत्ता अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तनी की प्रासंगिकता न सिर्फ लेखन वरन भाषा अभिव्यक्ति में प्रस्तुत विभिन्न शब्दों के सही रूप से भी है, लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदी के छात्र अभ्यर्थी वर्तनी की महत्ता को अनदेखा करते हुए अपने लेखन, वाचन, वार्ता में भयंकर भूल कर बैठते हैं। फलतः अर्थ का अनर्थ हो जाने की आशंका बनी रहती है। प्रायः वर्तनी संबंधी जो मुख्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, उनके मुख्य कारण निम्नांकित हैं। लिपि ज्ञान का अभाव, वाचन की लापरवाही, अशुद्ध उच्चारण, शब्द रचना का अपूर्ण ज्ञान,
वर्णिक सादृश्यता, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव और जल्दबाजी एवं असावधानी, वर्तनी साम्यता से अर्थ संबंधी भ्रांति, लिपि ज्ञान का अभाव। हिंदी के मानकीकरण शीर्षक में हमने देखा कि किस प्रकार हिंदी में एक रूपता के उद्देश्य से मानकीकरण किया गया है। वस्तुतः वर्तनी अशुद्धियों में लिपि के अपूर्ण ज्ञान का गहरा संबंध मानकीकरण से है, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना हम इस प्रकार के दोष का होना नितांत स्वाभाविक है। यही कारण है कि लिपि ज्ञान के अभाव में निम्नलिखित अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्ध उच्चारण। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में सर्वाधिक प्रमुख कारण अशुद्ध उच्चारण है। वस्तुतः उच्चारण की अशुद्धता वर्तनी को व्यापक स्तर पर अशुद्ध कर देती है, लेकिन इस अशुद्धि का हिंदी उच्चारण के मानक रूप का सही अध्ययन कर आसानी से निवारण किया जा सकता है। उच्चारण संबंधी अशुद्धि का निवारण वस्तुतः न तो कठिन है और न ही असंभव, वरन दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। वाचन की लापरवाही। प्राय वाचन की लापरवाही ऐसी स्थितियों में देखी जाती है जब छात्र, अभ्यर्थी या अन्य पाठक शुद्ध लिखित आलेख आदि को पढ़कर भी जाने अनजाने अपने लेखन में वर्तनी की अशुद्धि कर बैठते हैं। इस प्रकार की भूल को सावधानी पूर्वक वाचन कर आसानी से दूर किया जा सकता है। शब्द रचना का अपूर्ण ज्ञान। विचार या भाव की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से होती है और वाक्य शब्द समूह से बनता है। अतः भाषाई शुद्धता, जिसमें एक प्रमुख कारक शुद्ध वर्तनी भी है, हेतु यह अत्यावश्यक है कि शब्द रचना का सही ज्ञान हो। चूँकि शब्द रचना व्याकरणिक नियमों उपनियमों के अनुसार होती है, अतः व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक है। यहाँ शाब्दिक अशुद्धता के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिन्हें हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। वर्णिक सादृश्यता। वर्णिक सादृश्यता से आशय वस्तुतः लिपि चिन्हों की सादृश्यता या समानता से है और इस कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धता व्यापक स्तर पर पाई जाती है, मगर वर्णिक सादृश्यता से उत्पन्न वर्तनी की अशुद्धि को भी सावधानी एवं सफलतापूर्वक वाचन के माध्यम से आसानी से दूर किया जा सकता है। वर्तनी साम्यता से अर्थ संबंधी भ्रांति। वर्तनी साम्यता से अभिप्राय दो शब्दों के रूपों के मध्य अधिकाधिक समानता से है और हिंदी में ऐसे शब्दों की संख्या कम नहीं है। ऐसे कथित रूप से साम्य शब्दों की यह बड़ी विशेषता होती है कि इनके अर्थों में अत्यंत भिन्नता पाई जाती है। अतः ऐसे शब्दों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है और इनके सूक्ष्मांतर को पकड़ पाने में यदि भूल होती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाने की प्रबल संभावना हो जाती है। अतः छात्र अभ्यर्थी हेतु यह अति आवश्यक है कि ऐसे शब्दों की वर्तनीगत सूक्ष्म भिन्नता का बारीकी से अवलोकन करें। मातृभाषा क्षेत्रीयता का प्रभाव। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में एक प्रमुख कारण मातृभाषा और क्षेत्र विशेष में लेखन उच्चारण की भिन्न भिन्न पद्धति भी है, जो वंशानुगत रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इनका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है और परिणामतः इस प्रकार की वर्तनी संबंधी गलतियां होती रहती हैं। इस समस्या का उत्तम समाधान स्तरीय पुस्तकों का अधिकाधिक अध्ययन है। जल्दबाजी एवं असावधानी। अनेक कारणों समयाभाव या स्वभावगत शीघ्रतापन से लेखक या पाठक जल्दबाजी में जो लेखन एवं वाचन करता है उसमें सावधानी की नगण्य गुंजाइश के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वस्तुतः जल्दबाजी एवं असावधानी में वर्तनी अशुद्धि प्रायः वर्ण लोप एवं वर्ण के स्थानांतरण के रूप में मिलती है, जिनके उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मगर इस समस्या के समाधान का सर्वोत्तम साधन यही है कि भले जल्दबाजी में ये कार्य
निष्पादन किए जाएं, मगर दोबारा सावधानी पूर्वक पढ़कर अशुद्धियों को पूर्णतः दूर किया जा सकता है। कुछ अन्य प्रमुख वर्तनी अशुद्धियां एवं उनके निवारण। ण न की अशुद्धि। ण और न के प्रयोग में वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, इसका मुख्य कारण इन दोनों वर्णों के प्रयोग संबंधी मौलिक ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः ण वर्ण प्रायः संस्कृत या तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जबकि न का प्रयोग तद्भव शब्दों में। यह ध्यान रहे कि तद्भव शब्दों के स्रोत तत्सम शब्द ही हैं। अतः तत्सम शब्द में प्रयुक्त ण वर्ण को तद्भव में न में परिवर्तित कर दिया गया है। यही कारण है कि रण, फण, कण आदि तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ण तद्भव में क्रमशः रन, फन, कन हो गए हैं। वर्तमान समय में तद्भव शब्दों का प्रचलन है, अतः न के प्रयोग के निम्नांकित नियमों को आत्मसात कर अशुद्धियों से बचें। संस्कृत धातुओं में प्रयुक्त ण को धातु परिवर्तित शब्दों में भी इसी वर्ण ण का प्रयोग करें, जैसे गण, गुण, क्षण, निपुण, प्रण आदि। ण युक्त तत्सम शब्दों में ण को यथावत रखें और उनके स्थान पर न का प्रयोग नहीं करें, जैसे चाणक्य, वाणी, वीणा, लवण, गण, वाण, कोण, गुण, मणि, क्षण, क्षीण आदि। रे और श से युक्त किसी पद में यदि इनके बाद न आए तो यह न ण में परिणत हो जाता है, भले ही इनके मध्य कोई स्वर, का वर्ग, पावर्ग तक का कोई वर्ण या और व, ह अथवा अनुस्वार आए, जैसे उष्ण, ऋण, कृष्ण, भूषण, रामायण इत्यादि। इनके विपरीत उपर्युक्त वर्णित वर्णों की बजाय कोई अन्य वर्ण आए तो न का परिवर्तन ण में नहीं होता, जैसे प्रार्थना, रचना, अर्चना आदि। ब और व की अशुद्धि। ब और व के उच्चारण एवं लिखावट में मामूली अंतर के कारण प्राय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिनके मूल में इन दोनों का अशुद्ध उच्चारण है। अतः इनका शुद्ध उच्चारण कर ही इनका शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। यह बात अलग है कि हिंदी में ब युक्त शब्द अत्यधिक हैं, जबकि व युक्त शब्द तुलनात्मक दृष्टि से कम है। इसके विपरीत संस्कृत में व वर्ण वाले शब्द बहुतायत में हैं और ब युक्त शब्द काफ़ी कम। चूँकि हिंदी की जननी संस्कृत है, अतः हिंदी में संस्कृत से आगत व और व वर्णयुक्त शब्द काफ़ी हैं। ब और व और ब के स्थान परिवर्तन से उत्पन्न अशुद्ध शब्द पर एक नज़र डालें। जो लोग हिंदी को ठीक से समझते और पढ़ते नहीं हैं, वो इन गलतियों को आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। वहन, बहन, वार, बार, शब, सब, वली, बली, वाद, बाद, रव, रब, वात, बात आदि। स्पष्ट है इन दोनों वर्णों के स्थान परिवर्तन से शब्दों के अर्थ निसंदेह भिन्न हो जाते हैं। छ और छ शब्द की अशुद्धि। छ और छ की अशुद्धि। वर्तनी संबंधी छ और छ की अशुद्धियाँ मुख्य रूप से इन दोनों वर्णों के रूप स्वरूप की जानकारी के अभाव में होती हैं। यद्यपि दोनों व्यंजन वर्ण हैं, तथापि इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहाँ छ एक स्वतंत्र व्यंजन है, वहीं छ संयुक्त व्यंजन है जो क और श के मेल संयोग से बना है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि छ संस्कृत में अधिकाधिक प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी में छ युक्त संस्कृत शब्द। छ युक्त संस्कृत शब्द अक्ष, अधीक्षक, निरीक्षक, परीक्षा, प्रतीक्षा, नक्षत्र, समक्ष,
क्षमा, क्षोभ, क्षीण, शिक्षा, दीक्षा आदि। छ प्रयुक्त हिंदी शब्द छह, ये संख्या हो गई 6। छाता, छड़ी, छिड़कना, छुरी, छोड़ना आदि। श और स की अशुद्धि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में इन 3 वर्णों के सामान्यतः साम्य उच्चारण के कारण प्रायः अशुद्धियां होती हैं। यद्यपि इनमें सूक्ष्म उच्चारण अंतर के बावजूद स्पष्ट अंतर है और इनके शब्दों में प्रत्युक्तता भी भिन्न रूप से होती है। अतः सर्वप्रथम इन तीनों वर्णों के उच्चारण दोष को दूर करना नितांत आवश्यक है और फिर शब्द रचना में इनके प्रयोग संबंधी नियम का सूक्ष्म अवलोकन करने के पश्चात स्तरीय साहित्य का अध्ययन कर इन 3 वर्णों के उच्चारण दोष एवं शाब्दिक प्रयोग की अशुद्धियों से पूर्णतः बचा जा सकता है। वर्तनी संबंधी उपर्युक्त अशुद्धियां एवं उनके निवारण के वर्णनोपरांत भी इन्हें पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक कि इस प्रकार की सामान्य अशुद्धियों की लंबी सूची प्रस्तुत नहीं की जाती, ताकि इनका समुचित अध्ययन एवं अभ्यास कर वे लेखन एवं वाचन वार्ता में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें। वर्तनी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। चलिए अब शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी को देख लेते हैं। शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। कवियत्री, कवयित्री, चहारदीवारी, चहारदीवारी। अनुषांगिक, आनुषंगिक, छत्रछाया, छत्रछाया। टिप्पणी, टिप्पणी। जमाता, जामाता। राहुल, राहुल। तिलांजलि, तिलांजलि। पूज्यनीय, पूजनीय। चारुताई, चारुता। अंजलि, अंजलि। धैर्यता, धैर्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नई, नई। उज्ज्वल, उज्ज्वल। निर्दयी, निर्दय। अहिल्या, अहल्या। नींबू, नींबू। आकांक्षा, आकांक्षा। नैन, नयन। अंतरात्मा, अंतरात्मा। नवजवान, नौजवान। अगर आप लोगों को इस शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं रुक जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतिथि, अतिथि। नवनिहाल, नौनिहाल। असहनीय, असहाय। परीक्षण, परीक्षण। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। पिंजड़ा, पिंजरा। अनाधिकार, अनधिकार। पीतांबर, पीतांबर। अनुसरण, अनुसरण। पितादेव, पितृदेव। आकर्षित, आकृष्ट। पिताभक्ति, पितृभक्ति। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। पिशाचिनी, पिशाची। तदोपरांत, तदुपरांत। प्रफुल्लित, प्रफुल्ल। उपरोक्त, उपर्युक्त। भुजंगिनी, भुजंगी। विदुषी, विदुषी। भ्रातागण, भातृगण। पौरुष, पौरुष। महत्व, महत्व। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भुक्खड़, भुक्खड़। विदेशिक, वैदेशिक। जिजीविषा, जिजीविषा। सिंचित, सिंचित। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। सृजन, सर्जन। शरच्चंद्र, शरच्चंद्र। स्थायित्व, स्थायित्व। रासायनिक, रासायनिक। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य।
सयांश, संन्यास, हितेच्छुक, हितेच्छु, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो युधिष्ठिर को ना तो सही बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, तो वो लोग देख लीजिए, युधिष्ठिर होता है। त्रिनयनी, त्रिनयना, कुमुदनी, कुमुदिनी, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, मैथिली शरण, मैथिली शरण, दुसाध्य, दुस्साध्य, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, नरक, नरक, प्रतिछाया, प्रतिछाया, प्राकथन, प्राकथन, सन्मुख, सम्मुख, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, अज्ञानता, अज्ञान, अध्ययन, अध्ययन, ग्रहणीय, ग्राह्य, आरोग्य, आरोग, आरोग्य, प्रामाणिक, प्रामाणिक, व्यक्तिक, वैयक्तिक, वैधव्यता, वैधव्य, अधिवेशन, अधिवेशन, वैमनस्यता, वैमनस्य, ईसाई, ईसाई, साप्ताहिक, साप्ताहिक, ईस्वी, ईशवी, समुद्रिक, सामुद्रिक, एकत्रित, एकत्र, एकलौता, इकलौता, कालिदास, कालिदास, जगन्नाथ, जगन्नाथ, कैलाश, कैलाश, आविष्कार, आविष्कार, कोमलांगिनी, कोमलांगी, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, घनिष्ठ, घनिष्ठ, चलान, चालान। अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी पर हम आपके लिए अलग से एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसकी हम आपको डिटेल में एक PDF दे देंगे। धन्यवाद।